नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में शामिल कहानी अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र द्वारा रचित है। अपना अपना भाग्य कहानी आपके वातायन संग्रह में संग्रहित प्रकाशित कृतियाँ इनकी आ जाते हैं। इनमें पहले हम पढ़ेंगे उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपथ, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। दशार्क इनका अंतिम उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपथ आदि इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह में चलते हैं तो फांसी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1929 में, वातायन 1930 में। वातायन के विषय में हमने अभी पढ़ा। वातायन में इनकी कौन सी कहानी संग्रह संग्रहित है, आप इससे हमको बताइए। नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजीर 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जय संधि 1949 तथा जैनेंद्र की कहानियाँ। कहानी संग्रह में इनके ये निम्न हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं जैनेंद्र जी के नेक्स्ट निबंध संग्रह में। निबंध संग्रह इनका प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम, प्रेम और परिवार 1953, समय और हम 1962, स्थिति 1962, परिप्रेक्ष्य 1964। इस तरह रिपीटेड हो गया है। ठीक है, संस्मरण में आ जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण संस्मरण है ये और वे 1954। एग्ज़ाम में अक्सर ये दे के पूछ लिया जाता है कि ये और वे कौन सी विधा है। इनकी जीवनी है अकाल पुरुष गांधी 1968। अनुदित ग्रंथ में मंदाकिनी जो कि एक नाटक था 1935, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह इनका है 1937, पाप और प्रकाश नाटक में आते हैं। ठीक है, सलेखन में तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ संपादित साहित्य चयन, निबंध संग्रह 1951, विचार वल्लरी निबंध संग्रह 1952, सहायक ग्रंथ जैनेंद्र साहित्य और समीक्षा राम रतन भंडार। इनकी पहली कहानी खेल है जो 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपना अपना भाग्य कहानी 1931 ईस्वी में लिखी गई थी जो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। किस कहानी संग्रह में संकलित है? वातायन कहानी संग्रह में। यह कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है कहानी? संवाद शैली में। इनके पात्रों में आ जाइए तो इनके इस कहानी में अधिक पात्र नहीं है। एक पात्र है 10 वर्ष का अनाथ बच्चा, कथानायक और कथानायक का मित्र। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और यह 4 भागों में है। ठीक है, कितने भागों में है? 4 भागों में। अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य है
इस कहानी द्वारा लेखक अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर जो उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी को भाता है। आइए कहानी में चलते हैं। कहानी में आने पर हम कहानी शुरू कर रहे हैं। अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मनुशर्त से बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का विरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इकलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामी वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज के बच्चे और पीली पीली आँखों पाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनिहाल थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियाँ में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मियाँ सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आँख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दाम पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे,
जैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। दूसरे भाग में आ जाते हैं। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफ़ेद शून्यता की ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही है। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। तीसरे भाग में रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन से हो रहा था। छटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका क्या कुछ ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फानी ठंडी रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम। मैंने खिजला कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना, सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था। चुप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला जा रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला, न दायां न बायां। पासी चुंगे की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 वर्ष का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है।
वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर के चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। तो कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों से। बालक फिर आंखों से बोलकर खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया है? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त होटल में पहुँचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर के आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। चौथे में आते हैं हम। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झटकुछ निराश भाव से हाथ बाहर का। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं। देखो, सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। इसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का आमा बेटा
वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम नैनीताली सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कपड़े